हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर रिवर्स इंजीनियरिंग टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं असेंबली लैंग्वेज को। और आज की वीडियो में हम लोग अपना सबसे पहला असेंबली का प्रोग्राम लिखने वाले हैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना, यानी कि हम लोग स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज से पूरा प्रोग्राम करेंगे। और आज की वीडियो में जिन लोगों को ये मिथ था कि असेंबली लैंग्वेज बहुत ज्यादा हार्ड है, उनको ये सब बिल्कुल आसान लगने लगेगा। बहुत इजी और बहुत अच्छी लैंग्वेज है असेंबली। तो आज हम इसको अच्छे से करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं असेंबली लैंग्वेज। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूं और आई होप सो आप भी एक्साइटेड होंगे। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर और प्रोग्राम लिखना अपना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्रोग्राम बनाना। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम बनाने क्या वाले हैं। ठीक है, आपको मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट मैं दिखाता हूं कि हम एंड में बनाने क्या वाले हैं, ताकि आपके दिमाग में क्लियर इमेज आ जाए कि हमें बनाना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक बाइनरी पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। फाइल कमांड इसके ऊपर चलाऊंगा तो आपको दिख जाएगा ये एक एल्फ फाइल है। एल्फ फाइल कौन सी होती है? जैसे EXE होती है विंडोज में, वैसे ही लिनक्स में एल्फ फाइल होती है जो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, 64 बिट की। तो हमारे को ये बनानी है पूरी। ठीक है, इसको आप रन करोगे, जैसे इसे रन करोगे तो ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट आउट कर दोगे। बस ये इतना काम करती है। तो ये पूरा हमें प्रोग्राम करना है असेंबली के अंदर। ठीक है, तो ये हम फाइनल प्रोडक्ट अपना बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम असेंबली की अपनी जो प्रोग्रामिंग है। ठीक है, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट ASM। ASM में दे रहा हूं असेंबली के लिए। ठीक है, और नॉर्मली हम ASM ही यूज करते हैं जब हम असेंबली का कोई फाइल बनाते हैं, जैसे पाइथन के लिए पाई यूज करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, लिनक्स में एक्सटेंशन मैटर नहीं करते। अगर मैं इसका एक्सटेंशन पाई भी रख दूंगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मैं TXT रख दूंगा तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लिनक्स में एक्सटेंशंस मैटर नहीं करते। ठीक है, तो यहां पे हम आते हैं और सबेल में खोल लेते हैं। सबेल का मतलब है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। आप लोगों को जो पसंद है आप उसमें कर सकते हो। सबलाइम है, विम है, नैनो है, Gedit है, VS कोड, जिसमें पसंद है आप उसमें कर सकते हो, कोई इशू नहीं है वो तो। ठीक है, अब यहां पे हम आते हैं और स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम असेंबली प्रोग्राम को राइट करने की। ठीक है, सबके अपने अपने प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हम असेंबली के प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट कैसे करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले ना हमारे को असेंबली के प्रोग्राम को यहाँ पे सेक्शंस में डिवाइड करना होता है। ठीक है, हमारे पास सेक्शंस होते हैं असेंबली में। ठीक है, तो मेजरली जो हम यूज करते हैं वो 3 सेक्शन यूज करते हैं, जो कि होते हैं टेक्स्ट सेक्शन। अभी बताता हूं क्या है। एक होता है डेटा सेक्शन और एक होता है BSS सेक्शन। ठीक है, तो इनके काम क्या है? देखो बहुत इजी है। टेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो जितना हमारा असेंबली का कोड है वो सारा आता है टेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। टेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्या आता है? जितना हमारा असेंबली का कोड है, मूव है, ऐड, जो हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे पिछली वीडियो में, वो सब असेंबली का काम है। ठीक है, तो वो सब आता है टेक्स्ट सेक्शन के अंदर। उसके बाद होता है डेटा सेक्शन। अब डेटा सेक्शन के अंदर क्या होता है? डेटा सेक्शन के अंदर होते हैं वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू आपको पता है। आपको समझ नहीं आया क्या है? मैं समझाता हूं। जैसे कि मैंने करा A=1, ये बैश में कर रहा हूं मैं। A=1, तो अब A की वैल्यू क्या हो चुकी है? A की वैल्यू हो गई है 1। A एक वेरिएबल हो गया जो वैल्यू होल्ड कर रहा है 1 अपने साथ। ठीक है, अगर आप करोगे इको $A, तो $A का मतलब A की वैल्यू को यहाँ पे इको कर रहे हैं यहाँ पे, और उसकी वैल्यू क्या थी? 1, तो यहाँ पे 1 इको हो गई। बात समझ में आई मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये वेरिएबल्स हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स अगर आप यूज करना चाहते हो, किसी चीज की वैल्यू किसी चीज को असाइन करना चाहते हो, जैसे A=1, तो यहां पे आपको यूज करना पड़ता है डेटा सेक्शन। आप डेटा सेक्शन के अंदर ऐसे वेरिएबल्स असाइन कर सकते हो। ठीक है, और जब हम कोड कर रहे होते हैं, कोड में हम ऐसे A यूज करेंगे तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा असेंबली में, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, उसके बाद होता है एक लास्ट हमारा BSS सेक्शन। BSS सेक्शन में क्या होता है कि मान लो आपको वैल्यू नहीं पता, यानी कि A जो है वो यूजर देगा। ठीक है, हमारे को वैल्यू नहीं पता, यूजर से इनपुट लेना है। तो अब यूजर का इनपुट कुछ भी हो सकता है, वो तो हमें नहीं पता। मैंने पूछ लिया यूजर का नाम बताओ, यूजर से पूछा अपना नाम बताओ, तो वो वैल्यू तो हमें यूजर देगा ना, वो तो हमें पता ही नहीं। तो उसको आप कहां रखोगे? ना वो कोड में आई, ना वो डेटा सेक्शन के अंदर। डेटा सेक्शन के अंदर क्या आता है? जिसकी वैल्यू हमें पता हो। जैसे हमें पता था कि A की वैल्यू 1 रखनी है। ठीक है, अब इसकी तो वैल्यू हमें पता ही नहीं ना, ये तो यूजर देगा, तो उसको कहां रखोगे? तो उन चीजों को हम रखते हैं BSS सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहां पे टेक्निकल बात करूं तो टेक्स्ट सेक्शन के अंदर आता है आपका जितना भी कोड है वो टेक्स्ट सेक्शन के अंदर आता है। डेटा सेक्शन के अंदर आता है आपका इनिशियलाइज्ड वेरिएबल, जिनकी वैल्यू आपको पता है। इनिशियलाइज्ड वेरिएबल उन्हें बोलते हैं हम। और BSS सेक्शन के अंदर आते हैं अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। अब जिन लोगों को ये पता था, ये टेक्निकल वाली बात, जिन लोगों ने C प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी उन्हें पता होगा। बाकी इतना ध्यान देने वाली बात नहीं, जो मैंने आपको हिंदी में अभी समझाया वही मतलब था पूरा टेक्निकल का। ठीक है, इनिशियलाइज अनइनिशियलाइज यही मतलब था। तो अब यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को बिल्ड करना। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे एक section.text। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं सेक्शन का नाम, जो भी होता है सबसे पहले हम देते हैं सेक्शन, और आप कौन सा सेक्शन देना चाह रहे हो वो दोगे, और यहाँ पे एक डॉट देनी पड़ती है। ठीक है,
तो अगर डेटा सेक्शन मान लो मैं बना रहा था तो मैं कैसे देता सेक्शन डॉट डेटा, लेकिन मैं को असेंबली की प्रोग्रामिंग कर रहा हूं तो मैं अभी लिख रहा हूं सेक्शन डॉट डेटा। तो मैंने यहां पे लिख दिया सेक्शन डॉट टेक्स्ट, तो हमारा सेक्शन डॉट टेक्स्ट तैयार हो गया। अब यहां पे हम चलते हैं अगली लाइन पे, ठीक है। अब सेक्शन डॉट टेक्स्ट के अंदर मैंने बोला असेंबली का सारा कोड आएगा, तो उसे कैसे पता कि किस लाइन से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है। हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि सी है, पाइथन है, तो उनमें तो उसको पता चल जाता है कि पहली लाइन से पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन ये लो लेवल लैंग्वेजेस है, इनको आपको सब कुछ बताना पड़ता है, तो इसको हमें बताना पड़ेगा कि कहां से कोड को पढ़ना स्टार्ट करना है। तो यहां पे हम जहां से स्टार्ट करना चाहते हैं वहां पे हम देते हैं अंडरस्कोर स्टार्ट। यहां के नीचे हम जो भी लिखेंगे वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। यहां से हम जो भी लिखते जाएंगे वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अंडरस्कोर स्टार्ट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो स्टार्टिंग होगी प्रोग्राम की यहां से, ठीक है। आप जो भी लिखते जाओगे वो यहां से एग्जीक्यूट करता जाएगा। इसके बाद आप यहां पे और भी फंक्शन, जैसे स्टार्ट एक फंक्शन है, ये सबसे पहले स्टार्ट होगा, इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। इसके अलावा आप और भी बना सकते हो अपनी मर्जी के, जो भी आप नाम रखना चाहो उनके नीचे कोड लिख सकते हो। लेकिन सबसे पहला जो आपको देना होता है वो हमेशा स्टार्ट देना होता है असेंबली में, जैसे सी प्रोग्रामिंग में मेन देना होता है, ठीक है, ताकि समझ पाए जो प्रोग्राम जब हमारा एग्जीक्यूट होगा कि कहां से पहली लाइन से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है। तो कहां से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा वो इसके नीचे जो कोड होगा वहां से करना एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इतना क्लियर हुआ? बहुत इजी था। तो टेक्स्ट सेक्शन बनाया, यानी कि कोड लिखना है तो इसके अंदर आएगा टेक्स्ट सेक्शन के अंदर। कहां से स्टार्ट करना है पढ़ना, तो उसके लिए आपको ये लिखना पड़ता है। अब हमारा यहां पे सोचते हैं हमारा गोल क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हम प्रिंट करना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड। तो मैं एक कमेंट लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे आप सबको। प्रिंट करना है हमारे को हेलो वर्ल्ड, ठीक है। असेंबली में कमेंट करने के लिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं। जो लोगों ने अभी तक कोई प्रोग्रामिंग नहीं करी है मैं बताता हूं कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये प्रोग्रामर के लिए होते हैं, यानी कि ये जो है ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको पढ़ेगा ही नहीं, इसको इग्नोर कर देगा। जब भी ये कोड रन होगा ना तो इस चीज को इग्नोर कर दिया जाएगा, इस चीज को पढ़ा ही नहीं जाएगा। ये सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए है, प्रोग्रामर के पढ़ने के लिए है। इसको ऐसे सोचो कि ये बाद में मिट जाता है। जब इस प्रोग्राम को आप मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये चीजें जो होती है मिटा देते हैं, ये अपने आप हट जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको अपने पढ़ने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप उसके आगे ऐसे लिख सकते हो कि मैं बार बार भूलू ना, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। ये कमेंट्स होते हैं। कमेंट समझते हैं ना क्या होता है कि मैं कमेंट कर रहा हूं कि मेरे को प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो ये कुछ नहीं है, ये हमारे पढ़ने के लिए है, ये इंग्लिश वर्ड है। लेकिन जब ये मशीन कोड में कन्वर्ट होगा तो इस चीज को इग्नोर कर दिया जाएगा, इसको पढ़ेगा ही नहीं। अब यहां पे हम आते हैं, मुझे पता चल गया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैंने आपको कितनी बार बताया कि कौन कर सकता है, राइट कौन कर सकता है, हमारा आउटपुट, जो हमारा आउटपुट हमारे को चाहिए वो कौन राइट कर सकता है। मैंने बहुत बार आपको बताया है, वो राइट कर सकता है कर्नल। कुछ भी करना हो, फाइल ओपन करनी हो, क्लोज करनी हो, कुछ भी करना हो सिस्टम के अंदर, वो सब कर्नल कर सकता है ना। तो यहां पे हमारे को कर्नल को बोलना पड़ेगा, भाई कर्नल आउटपुट में लिख हेलो वर्ल्ड, यानी कि प्रिंट कर हेलो वर्ल्ड। ये हमारे को कर्नल को बोलना पड़ेगा। और कर्नल को हम कैसे बोल सकते हैं, मैंने आपको सिस्टम कॉल वाली वीडियो में बनाया था, सिस्टम कॉल के थ्रू, यानी कि हम कर्नल को कॉल करेंगे और उसे बोलेंगे कि भाई जल्दी से आउटपुट में लिख प्रिंट कर हेलो वर्ल्ड। समझ आया? तो यहां पे हम क्या करेंगे, सिस कॉल करेंगे, सिस कॉल, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब आती है बात कि कौन सी सिस कॉल करनी है। मैंने भाई कर्नल को कॉल करके बोल तो दिया मेरा काम कर, उसे बताना भी तो पड़ेगा क्या काम करना है, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, हमें राइट करवाना है आउटपुट पे, हमारे को राइट करवाना है आउटपुट पे, तो ये हमें बताना पड़ेगा। तो ये कैसे करवा सकते हैं, तो सिस्टम कॉल्स वाली वीडियो में मैंने आपको लास्ट में सी प्रोग्राम में दिखाया था कैसे हम लोग सिस्टम कॉल कर सकते हैं। तो यहां पे भी हम सेम करेंगे, बस यहां पे क्या होता है कि जैसे सी में हमने बता दिया था कि राइट सिस्टम कॉल करो, यहां पे ऐसा नहीं होता। असेंबली में आपको क्या करना होता है, नंबर देना होता है कि कौन से नंबर की सिस्टम कॉल करवानी है। मैंने आपको बताया था कि हर सिस्टम कॉल का एक नंबर होता है ना। उसके आगे जैसे राइट सिस्टम कॉल है तो उसका एक स्पेसिफिक नंबर होगा जो उसके आगे लिखा रहता है, तो वो नंबर हमारे को देना पड़ेगा कि इस नंबर की सिस्टम कॉल कर, तो ये समझ जाएगा कर्नल कि मुझे राइट सिस कॉल करनी है, ठीक है। तो देखते हैं राइट सिस कॉल का नंबर क्या है, ये हम देखते हैं। तो ये कहां पे मिलेगा, मैंने आपको पहले भी फाइल बताई थी सिस्टम कॉल्स वाली वीडियो में कि ये कहां पे मिलती है। ये एक फाइल के अंदर लिखी रहती है सिस्टम कॉल, जो कि यूजर डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, इंक्लूड होती है उसके अंदर एक डायरेक्टरी इंक्लूड, उसके अंदर होती है into 8664 लिनक्स GNU, यानी कि 64 बिट लिनक्स GNU। उसके अंदर ASM का मतलब असेंबली, और यहां पे लास्ट आता है unisted 64.h, ठीक है। तो ये याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, ये तो आप मेरे से कॉपी करके देख लेना इस फाइल को, ठीक है। यहां पे इसको एंटर मारते हैं और यहां पे आपको दिख जाएगा तो 435 है टोटल सिस्टम कॉल, ये नंबर है इनके आगे। तो हमारे को राइट सिस्टम कॉल ढूंढनी है और उसका नंबर देखना है। वो नंबर हम बोलेंगे असेंबली में कि इस नंबर की सिस्टम कॉल करो। तो यहां स्टार्टिंग में चले जाते हैं, सबसे पहले होती है राइट सिस्टम कॉल, तो आपको दिखेगी, यहां आप जाओगे तो यहां दिख जाएगी राइट सिस्टम कॉल, ये रही, इसका नंबर क्या है 1। तो अब हमारे को पता चल गया हमारे को 1 नंबर की सिस्टम कॉल करनी है, ठीक है। तो यहां पे हम चलते हैं
अब इस 1 को हम देंगे कैसे कर्नल को पास कैसे करेंगे कि 1 नंबर की सिस्टम कॉल करनी है, तो इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना हमारे को कर्नल को दिखाने के लिए। तो वो स्टोर करते हैं हम RAX के अंदर। समझे बात? मैंने पहले भी आपको बताया है सिस्टम कॉल का नंबर कहां पे आता है, RAX के अंदर। जैसे ही सिस्टम कॉल कर्नल पड़ेगा वो RAX की वैल्यू चेक करेगा कि RAX के अंदर कौन सा नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 400 है, जो भी नंबर होगा उस नंबर की सिस्टम कॉल को कर देगा। तो यहां पे हम कैसे मूव कर सकते हैं एक चीज को RAX रजिस्टर, RAX स्टोरेज के अंदर कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए यहां पे मूव इंस्ट्रक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूं असेंबली वाली वीडियो में। तो मूव इंस्ट्रक्शन से हमें सबसे पहले मूव कहां पे करना है ये लिखना पड़ता है। कहां मूव करना है, RAX के अंदर मूव करना है। किस चीज को, 1 को। तो यहां पे हम मूव कर रहे हैं 1 को RAX के अंदर। RAX के अंदर हम मूव कर रहे हैं 1। बात समझ आई? आप इसको 1 ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप हेक्स में भी 1 लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, दोनों में आप काम कर जाएगा। ठीक है, तो मैं 1 मूव कर रहा हूं RAX के अंदर। तो अब मैंने उसे ये तो बता दिया कि कौन सी सिस्टम कॉल करनी है, राइट सिस्टम कॉल करनी है। लेकिन अब मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कि क्या राइट करना है, कहां राइट करना है, कितना राइट करना है, ये सब भी तो बताना पड़ता है, क्योंकि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको सब बताना पड़ता है स्पेसिफिक होके। ठीक है, तो यहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि राइट सिस्टम कॉल क्या क्या मांगती है अपने साथ। जैसे कि क्या क्या मांगेगी कि मुझे क्या लिखना है, कहां लिखना है, ये सब चीजें वो मांगेगी ना अपने साथ। उसको चाहिए कि क्या क्या लिखना है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, तो आप इसका मैनुअल पेज देख सकते हो। ये मैंने आपको पहले बताया था मैन 2, और किसका देखना है, राइट का। ठीक है, राइट का मुझे देखना है। तो मैन का मतलब मैनुअल पेज, 2 का मतलब होता है सिस्टम कॉल। तो हम राइट सिस्टम कॉल का मैनुअल पेज देख रहे हैं। तो यहां पे मैं एंटर मारता हूं तो अब आपको दिखेगा यहां पे 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ठीक है, ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, कॉमा करके दिख रहे होंगे बीच में, पहला आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट, तीसरा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये पहला आर्ग्यूमेंट क्या लेता है कि कहां लिखना है, फाइल डिस्क्रिप्टर। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट हमारे पे 3 फाइल डिस्क्रिप्टर होते हैं। ठीक है, पहला होता है 0 नंबर, यानी कि उसका नंबर होता है 0 और उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट। तो हमारे को इनपुट तो लेना ही नहीं है, तो क्रॉस हो गया, सीधा सीधा क्रॉस। इनपुट तो हमारे को लेना ही नहीं। सेकंड होता है स्टैंडर्ड आउटपुट जब आपको लिखना होता है, तो सीधी सी बात है हमारे काम का यही है, हमारे को आउटपुट लिखना है, हेलो वर्ल्ड, है ना। तो आउटपुट का नंबर होता है 1। उसके बाद एक और होता है जिसका नंबर होता है 2, और वो क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर। अगर आपको एरर प्रिंट करना है, हमारे को एरर नहीं करना, हमारे को आउटपुट चाहिए, तो उसका नंबर क्या है, मैंने बताया 1। ठीक है, तो हमारे को 1 नंबर लेना है। यहां पे पहला आर्ग्यूमेंट हमारा जाएगा 1। तो आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बताया था कैसे पास करते हैं। तो हम यहां पे सिस्टम कॉल को कर रहे हैं, कॉल, वो चेक करेगा कौन सी सिस्टम कॉल, राइट। फिर वो चेक करेगा कि राइट क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेता है। वो आर्ग्यूमेंट कहां पे चेक करेगा, तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट किस रजिस्टर के अंदर जाता है, काफी बार बता चुका हूं, सबसे पहले जाता है RDI रजिस्टर के अंदर। अगर कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है, यहां आप देखोगे तो यहां 3 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, तो अगर दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है हमारे पास तो वो जाता है RSI रजिस्टर के अंदर। उसके बाद होता है तीसरा आर्ग्यूमेंट अगर जा रहा है तो RDX रजिस्टर के बाद। तो ऐसे करके पूरी हायरार्की होती है, इसी लिस्ट में आपको आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। एक है खाली तो सिर्फ RDI के अंदर देके छोड़ दो, 2 है तो RDI RSI, 3 है तो RDI RSI RDX। समझ आई? ऐसे चलता है। तो आप मेरे को पहला आर्ग्यूमेंट देना है, तो किसके अंदर जाएगा, वो RDI रजिस्टर के अंदर, RDI स्टोरेज के अंदर। ठीक है, तो यहां पे मैं RDI के अंदर मूव कर रहा हूं और मुझे क्या नंबर मूव कराना है, मैंने आपको बताया आउटपुट का नंबर क्या है, 1। तो मुझे 1 आउटपुट पे लिखना है, तो यहां पे मैं दूंगा 1 मूव कर दो RDI के अंदर। आप इसको हेक्स में भी लिख सकते हो, सेम बात है। अब यहां पे आते हैं और यहां पे अब मैं लिख देता हूं मूव करना है मुझे RSI, सेकंड आर्ग्यूमेंट RSI के अंदर जाता है। क्या है सेकंड आर्ग्यूमेंट, तो ये हम देखते हैं। सेकंड आर्ग्यूमेंट है बफर। बफर का मतलब क्या है, ये क्या चीज लिखनी है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताना पड़ेगा ना, क्या राइट करना है आउटपुट पे। तो हमारे को राइट करना है हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड के साथ क्या दिक्कत है, हेलो वर्ल्ड कोड नहीं है कोई। ठीक है, तो आप हेलो वर्ल्ड को ऐसे नहीं दे सकते, आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब समझ आया डेटा सेक्शन कहां यूज आने वाला है। तो मैंने आपको बताया था अगर आप ऐसी कोई भी चीज यूज करते हो जो आपका डेटा है, जो इनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, ठीक है, आपको एक वेरिएबल में स्टोर करनी है हेलो वर्ल्ड की वैल्यू, तो वो कहां पे आएगा, सेक्शन डॉट डेटा के अंदर। ये एक डेटा है जिसको हम सेक्शन डॉट डेटा के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल का आप कुछ भी नाम ले सकते हो, जैसे मैंने कहा था a इक्वल्स टू 1, तो मैं हर्षित इक्वल्स टू 1 या b इक्वल्स टू 1 कुछ भी कर सकता था। तो यहां पे वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूं हेलो। हेलो नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम इसकी वैल्यू के स्टोर करेंगे यहां पे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ये इसकी वैल्यू है। तो अब मैं जब भी यहां कोड के अंदर हेलो यूज करूंगा, हेलो किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, यहां पे हेलो वर्ल्ड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। लेकिन यहां पे असेंबली के साथ क्या होता है कि आपको बताना भी पड़ता है कि हेलो वर्ल्ड क्या टाइप है। ठीक है, ये किस टाइप का है, तो ये बाइट्स है, तो आपको लिखना पड़ता है DB। ठीक है, यहाँ डेटा बाइट्स है, ये बाइट्स है। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, यहां पे हम कह रहे हैं कि ये जो बाइट्स हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड बाइट्स को हेलो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। समझ गए बात को, हम ये कहना चाह रहे हैं।
तो अब मैं कहीं पे भी हेलो का यूज करूंगा इस प्रोग्राम के अंदर, वो हेलो वर्ल्ड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अब मुझे आरएसआई के अंदर बफर मूव करना है। बफर क्या है? जो चीज हमें लिखनी है। तो हमें क्या लिखना है? हेलो वर्ल्ड। और हेलो वर्ल्ड को हम प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं? हेलो नाम लिख के। तो हेलो यहां पे लिख देते हैं। तो अब मैं जैसे ही हेलो लिख रहा हूं, तो अब आरएसआई के अंदर हेलो ना मूव होके हेलो जिस चीज को पॉइंट कर रहा होगा, हेलो किसको पॉइंट कर रहा है? हेलो वर्ल्ड को। तो हेलो वर्ल्ड यहां आरएसआई के अंदर मूव कर जाएगा। समझ आई बात? ठीक है। सेम यहीं पे हम क्या काम करते हैं? मूव करते हैं। थर्ड अपना जो आर्ग्यूमेंट है वो जाएगा आरडीएक्स रजिस्टर के अंदर। थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है ये देखते हैं। थर्ड आर्ग्यूमेंट है काउंट, यानी कि लेंथ कितना लिखना है स्क्रीन के ऊपर, ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पे हमारे को हेलो वर्ल्ड की जो लेंथ है वो देनी पड़ेगी। तो लेंथ आप गिन लो। देखो सीधा सीधा 5 कैरेक्टर्स ये हुए, फिर एक स्पेस हुआ, स्पेस भी काउंट होगा, है तो ये भी कैरेक्टर ही, ठीक है। उसके बाद यहां पे वर्ल्ड, तो यहां पे टोटल 11 हुए। 5 ये एक स्पेस, 11 कैरेक्टर हुआ। आप कर सकते हो 1 बाय 1 करके भी। तो यहां पे हम 11 दे देते हैं, या फिर आप 0 इंटू बी भी दे सकते हो, यानी कि हेक्स में 11 भी दे सकते हो, एक ही बात है। तो मैं 11 दे देता हूं, ठीक है, इजी करने के लिए। तो अब हमारी सिस्टम कॉल जो है वो फुल सेट हो चुकी है। तो अब मैं बताता हूं क्या होगा। जैसे ही सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी, ये सब एग्जीक्यूट होके यहां पे जाएगा, जैसे ही सिस्टम कॉल जैसे ही कॉल होगी, तो सबसे पहले क्या चेक करेगा? वो चेक करेगा कि आरएक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। वो देखेगा कि आरएक्स की वैल्यू क्या है, 1। तो इसका मतलब उसे यहां पे राइट सिस्टम कॉल करनी है, सिस्कॉल, राइट सिस्कॉल करनी है, ठीक है। उसे यहां पे समझ आ जाएगा राइट सिस्कॉल करनी है। अब यहां पे आता है वो, और वो देखता है कि राइट क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेता है, कितने आर्ग्यूमेंट लेता है। तो वो देखता है राइट 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। तो वो चेक करता है सबसे पहले आरडीआई की वैल्यू। आरडीआई के अंदर क्या स्टोर है? 1, यानी कि फाइल डिस्क्रिप्टर हमारा जो है वो है 1। फाइल डिस्क्रिप्टर हो गया 1, यानी कि मुझे आउटपुट पे लिखना है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आउटपुट के लिए हम 1 यूज करते हैं, ठीक है। एरर के लिए 2, इनपुट के लिए 0, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। अब यहां पे आप सेकंड आता है बफर। बफर यहां पे हम लिखते हैं, ठीक है। बफर यहां पे हमारा क्या है? बफर है हमारा हेलो। हेलो का मतलब है हेलो वर्ल्ड को पॉइंट आउट कर रहा है। जो हेलो है ये यहां पे हेलो वर्ल्ड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा हमारा? हेलो वर्ल्ड। ये समझ आया आपको, ठीक है। और यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको ये किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, यहां पे हेलो वर्ल्ड को, ठीक है। हेलो वर्ल्ड जो स्ट्रिंग है उसको यहां पे पॉइंट आउट कर रहा होगा हेलो। ये समझ आया आपको, ठीक है। और यहां लास्ट आता है 11। 11 क्या है? लेंथ, ठीक है। ये लेंथ आएगी। तो यहां काउंट क्या है? 11। यहां पे मैं लिख भी देता हूं साइज, ठीक है। तो आई होप सो ये समझ आया यहां पे। अब ये सिस्टम कॉल फुल सेट है, सब कुछ हमने प्रोवाइड कर दिया। तो हमारा जो असेंबली का कोड है वो पूरा बन चुका है। बस एक चीज की कमी है, वो हम यहां पे सेट कर देते हैं, जो कि क्या है? ग्लोबल अंडरस्कोर स्टार्ट। मैं समझाता हूं मैंने क्यों लिखा है। ग्लोबल यहां पे क्यों यूज करते हैं? तो हमें बताना पड़ता है कि कहां से आपको कोड को एग्जीक्यूट करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमें कहां से कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है? अंडरस्कोर स्टार्ट से। तो यहां पे हम इसलिए देते हैं अंडरस्कोर स्टार्ट। तो सबसे पहले वो जब इसको रन करना शुरू करेगा तो वो पढ़ेगा कि ग्लोबल की वैल्यू क्या है। ग्लोबल की वैल्यू है अंडरस्कोर स्टार्ट, तो वो अंडरस्कोर स्टार्ट से पढ़ना शुरू कर देगा। और ये कंपलसरी, आपको सबसे पहली चीज अंडरस्कोर स्टार्ट ही देनी पड़ती है, ठीक है। तो अब यहां पे हमारा पूरा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का बन चुका है। अभी कुछ चीजें लेफ्ट है, वो धीरे धीरे करके बिल्ड करेंगे। लेकिन अब टाइम आता है इसको असेंबल करने का, यानी कि जो हमारा असेंबली कोड है इसको मशीन की भाषा में कन्वर्ट करना, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की बात आती है, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं हम यहां पे। तो यहां पे हम चलते हैं और यहां पे हम आते हैं इसको। तो यहां पे आपको सबसे पहले कर लेना है एप्ट इंस्टॉल नेजम। तो नेजम क्या है? नेजम एक असेंबलर है। ये तो नाम से पता चल रहा है। असेंबलर क्या काम करता है? असेंबलर क्या काम करता है? असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, यानी कि असेंबली कोड को ऐसे कोड में कन्वर्ट करता है जिसको हमारी मशीन, हमारा प्रोसेसर जो है वो समझ पाए रन करते हुए। बात को समझ आया? कैसे हमारा कर्नल जो है वो समझ पाए कहना क्या चाह रहा है आखिर हमारा जो प्रोग्राम है। तो ये काम करता है। तो यहां पे हम नेजम का यूज लेंगे। उसके बाद आपको कौन से फॉर्मेट में बनाना है ये आपको बताना पड़ता है। तो हमारे को एल्फ बनाना है, एल्फ 64, यानी कि मुझे एल्फ फाइल बनानी है 64 बिट। समझ गए बात को कि मेरा 64 बिट सिस्टम है। उसके बाद यहां पे एक फाइल का नेम देते हैं hello world.asm, यानी कि असेंबली फाइल। और उसके बाद यहां पे आपको आउटपुट फाइल लेनी पड़ती है कि किस नाम का आउटपुट फाइल आपको चाहिए, ठीक है। तो यहां पे दे देते हैं hello world.o। तो यहां पे .o क्यों लगाया मैंने? देखो .o का मतलब होता है ऑब्जेक्ट फाइल्स। ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब क्या है कि यहां पे ये मशीन लेवल कोड की एक फाइल बन चुकी है, मशीन लेवल यहां पे बन चुकी है, तैयार हो गई। लेकिन जब आप इसे रन करोगे तो ये रन नहीं होगी। मैं दिखाता हूं क्यों। पहले यहां पे ch मोड कर देते हैं, इसको परमिशन दे देते हैं hello world.o, और यहां पे हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट।
तो यहाँ पे कह रहा है कि मुझे ये फॉर्मेट समझ नहीं आया, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि भाई करूं क्या मैं इस फाइल को पढ़ ही नहीं पा रहा हूं ढंग से। लेकिन ऐसा क्यों, हमने तो भाई एल्फ फाइल बनाई है, ये तो डायरेक्ट रन होनी चाहिए, ये भी तो एक एल्फ फाइल थी तो ये भी तो डायरेक्ट रन होगी। तो जब अगर मैं इसके ऊपर फाइल रन करूं तो यहाँ पे भी यही क्या है कि एल्फ फाइल है 64 बिट, तो ये रन क्यों नहीं कर रही है। तो यहाँ पे रन क्यों नहीं कर रही है मैं आपको समझाता हूं। देखो ऐसा नहीं होता, सिर्फ हमारा ही कोड होता है जो रन करने के लिए एक फाइल को चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल पाइथन ने पाइथन 3, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मैं लिखता हूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड मैंने दिया, क्या प्रिंट का जो पूरा कोड था ये मैंने लिखा? नहीं लिखा ना, ये पाइथन वालों ने पहले से ही लिख रखा था। और जब मैं प्रिंट लिखता हूं तो वो अपना वाला कोड एग्जीक्यूट कर देते हैं, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब पाइथन कुछ अपना कोड हमारे कोड के साथ जोड़ता है, तब हमारा प्रोग्राम रन करता है। समझ गए बात को। अब ये जो ऑब्जेक्ट फाइल बनी है ये सिर्फ हमारा कोड है, सिर्फ हमारा कोड रन नहीं हो सकता, हमारे कोड को रन करने के लिए कुछ ऐसी फाइल्स भी चाहिए होती हैं जो इसके साथ जुड़ती हैं, तब वो लिनक्स सिस्टम समझ पाता है कि मुझे इसे रन कैसे करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही और ओ फाइल्स भी होती हैं जिसके साथ ये जुड़ता है, hello world.o जुड़ता है, तब ये समझ पाता है कि मुझे करना क्या है। समझ रहे बात को। ऐसी ही और फाइल्स भी होती हैं जिसके साथ ये जुड़ता है, जिसमें और बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, उनके साथ जुड़ के तब सिस्टम समझ पाता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो वो कौन काम करता है? वो करता है लिंकर। लिंकर का तो नाम समझ रहे हो, लिंक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, तो यहां पे लिंकर क्या काम करता है? जो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल है, जो मशीन कोड जो इसके अंदर लिखा है, उसको कुछ और फाइल जो नेसेसरी होती है रन करने के लिए हमारी इस ऑब्जेक्ट फाइल को, उनके साथ लिंक करता है, जोड़ता है, ताकि इस फाइल को रन कर पाए, लिनक्स सिस्टम समझ पाए, पढ़ पाए। समझ गए बात है। तो अब इसको लिंक करते हैं और जो फाइल्स है, तो कुछ नाम नूम देने की जरूरत नहीं है, और फाइल्स वो अपने आप लिंकर कर लेता है। हमारे को बस अपनी ऑब्जेक्ट फाइल का नाम देना होता है जो कि है hello world.o, और आउटपुट फाइल जो भी आपको नाम चाहिए, तो मैं दे देता हूं hello world नाम से। और यहां पे आप देखोगे तो ये लिंक हो जाएगी, जो हमारी ओ फाइल है ये और प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाएगी ताकि ये रन कर पाए, लिनक्स इसे समझ पाए। तो अब आप इस पे फाइल कमांड चलाओगे तो आप देखोगे यहां पे hello world नाम से जो बन गई है, तो ये भी ELF 64 बिट है, लेकिन आप देखोगे यहां पे क्या लिखा रहा है? स्टैटिकली लिंक्ड हो चुकी है, ये अब लिंक्ड हो गई है, प्रोग्राम लिंक कर दिया है, और जो कोड जरूरी था इसको रन करने के लिए आपके कोड के साथ, और जो जरूरी कोड था वो इसके साथ लिंक हो चुका है। अब ये रन कर जाएगी, अब लिनक्स कोई एरर नहीं देगा। अब यहां पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहां पे बहुत अच्छे से चलेगी, और इसे कोई एरर नहीं देना चाहिए, लेकिन ये फिर भी एक एरर देगी, और उस बारे में भी बात करते हैं वो एरर क्या है। ठीक है, यहां पे मैं रन करता हूं हेलो वर्ल्ड, और यहां पे आप देखोगे तो हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है सक्सेसफुल। लेकिन एक दिक्कत है, क्या ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट जैसी लग रही है? ठीक है, नहीं लग रही ना, क्योंकि यहां पे एक एरर आया है। यहां पे एरर क्या आया है? सेगमेंटेशन फॉल्ट कोड डम्प्ड। यानी कि सेगमेंटेशन फॉल्ट कब आता है मैं आपको समझाता हूं। सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर कब आता है? जब हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ ऐसी जगह पे जाने की कोशिश कर रहा है जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिन लोगों को नहीं समझ आया मैं समझाता हूं। भैया इसने हेलो वर्ल्ड को तो यहां पे प्रिंट कर दिया, अब इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं। तुमने कुछ नहीं बताया मुझे, ठीक है, तुमने कुछ नहीं बताया। अब इसके लिए भूल भुलैया बन गई, मैं जाऊं किधर? मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मैं करूं क्या? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब इसे क्या करना चाहिए था? इसे एग्जिट करना चाहिए था, वो हमने नहीं बताया कि एग्जिट करो। यहीं पे अंतर आ जाता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आपको कितना कुछ बताना पड़ता है। आप पाइथन में ये नहीं बताते कभी कि प्रोग्राम को एग्जिट करो। आपने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, वो प्रिंट हेलो वर्ल्ड करेगा, वो खुद एग्जिट कर जाएगा। लेकिन ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे आपको बताना पड़ता है इस पॉइंट पे एग्जिट कर। तो अब हेलो वर्ल्ड जब इसने प्रिंट कर दिया, अब यहां पे हम कोड में कुछ ऐड करेंगे जिससे हम उसे कहेंगे कि प्रोग्राम को अब एग्जिट कर दो जब तूने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है। बात को समझे? तो अब वो काम भी करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं अपने सबलाइम में, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं कुछ कोड। ठीक है, कोड ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अब हमारे को क्या काम करना है। सेकंड हमारा टारगेट है एग्जिट। ठीक है, एग्जिट करना है हमारे को। अब एग्जिट के लिए भी देखो सीधी सी बात है, सब काम कर्नल कर सकता है, ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं ना। तो कर्नल के पास ही इस चीज की परमिशन होती है किसी प्रोसेस को एग्जिट करने की। खत्म वही कर सकता है, किल वही कर सकता है प्रोग्राम को। ठीक है, तो अब हमारे को एक और सिस्कॉल करनी पड़ेगी। यहां पे कर्नल को बोलना पड़ेगा भाई एग्जिट कर। समझ गए बात को? कर्नल को हम बोलेंगे एग्जिट कर। हमने कर्नल को कॉल तो कर दिया हमारा काम कर, लेकिन फिर हमने नहीं बताया कि क्या काम कर। तो अब हम उसे बताएंगे यहां पे कि एग्जिट कर, हमें उसे ये काम बताना पड़ेगा। तो वो काम हम कहां बताएंगे, कैसे बताएंगे कि कौन सी सिस्कॉल करनी है? भाई काफी बार बता दिया मैंने, यही वाली सेम टेक्निक यूज करेंगे हम। RAX के अंदर
एग्जिट सिस्कॉल डाल देंगे, हम नंबर डाल देंगे एग्जिट सिस्कॉल का RAX के अंदर। तो जैसे ही हम सिस्कॉल एग्जीक्यूट होगा वो RAX की वैल्यू पड़ेगा, RAX के अंदर क्या वैल्यू होगी, एग्जिट सिस्टम कॉल की वैल्यू होगी और वो एग्जिट कर देगा। समझ आया? तो यहां पे हम देखते हैं कि एग्जिट सिस्टम कॉल की वैल्यू क्या है, ठीक है, वो हमें देनी पड़ेगी RAX के अंदर। तो यहां पे थोड़ा सा स्लाइड करते करते ऊपर जाओगे आप, उसी फाइल को यहां पे कैट आउट कर लेना। दोबारा बोल रहा हूं, यूजर के अंदर इंक्लूड के अंदर इनटू 8664 लिनक्स GNU के अंदर असेंबली डायरेक्टरी के अंदर unisted64.h याद हो जाएगी। जब आप बार बार करते होगे अपने आप से प्लीज प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा लगेगा, पक्की बात है। क्योंकि असेंबली क्या है, देखो असेंबली का एक फायदा है आपको, मार्केट में बहुत कम लोगों को असेंबली आती है और आपको आती होगी ना तो आपको एक प्रेफरेंस जरूर मिलेगी, नॉलेज का भी वेस्ट नहीं होती है, बहुत फायदा मिलेगा असेंबली का। बहुत कम लोगों को आती है तो आप गिने चुनिंदा लोगों के अंदर काउंट होगे। समझ गए बात को? तो सीख लो, बहुत अच्छी चीज है और इतनी हार्ड नहीं है जितनी दिखाई जाती है, ठीक है। तो यहां ऊपर करते चलते हैं। तो एग्जिट आपको यहीं कहीं दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, दिख रहा है एग्जिट। तो यहां पे आपको दिखेगा ये रहा एग्जिट। तो एग्जिट का नंबर क्या है, ये नंबर हमारे को चाहिए, 60 नंबर है एग्जिट का, ठीक है। तो यहां पे हम मूव करते हैं RAX के अंदर, ठीक है, मूव करते हैं RAX के अंदर क्या चीज 60, इसकी आप हेक्स वैल्यू भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग इजी करने के लिए 60 ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं, एक कमेंट दे देते हैं कि यहां पे एग्जिट सिस्कॉल, ये हमने एग्जिट सिस्कॉल कर दी। अब यहां पे जब वो एग्जिट सिस्कॉल करेगा तो सेकंड चीज क्या चेक करता है, सेकंड चीज क्या चेक होती है कि कोई इसका आर्ग्यूमेंट है या नहीं। तो वो हमें भी चेक करना पड़ेगा क्या एग्जिट का कोई आर्ग्यूमेंट है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, मैन करेंगे, टू का मतलब सिस्टम कॉल, कौन से सिस्टम कॉल का देखना है, मैनुअल एग्जिट का। तो मैं एंटर करूंगा तो आपको दिखेगा एग्जिट भी एक आर्ग्यूमेंट लेता है, यहां जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर स्टेटस। स्टेटस कुछ नहीं होता, स्टेटस बस एक नंबर है, जब प्रोग्राम एग्जिट करेगा तो वो नंबर प्रिंट होगा। तो कुछ भी दे सकते हो आप, 400, 1, 2, 11, आपकी मर्जी का कोई भी नंबर आप दे सकते हो। तो यहां पे पहला आर्ग्यूमेंट, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है, तो पहला आर्ग्यूमेंट किसके अंदर जाता है, ऊपर देख के चीटिंग करके बता दो यार। तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे पहला आर्ग्यूमेंट जो RDI रजिस्टर के अंदर जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम करते हैं, मूव करते हैं RDI के अंदर, और क्या दे स्टेटस कोड, कुछ भी दे सकते हैं। मैं काफी पहले से 11 ही देता आ रहा हूं, तो 11 भी दे सकते हैं, या फिर हम काम करते हैं 22 देते हैं इस बार। कुछ भी नंबर आपकी जो मर्जी है वो दे सकते हो। तो मैं यहां पे 22 देता हूं, ठीक है, 22, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें। तो यहां पे 22 नंबर के जो स्टेटस कोड है वो हम प्रिंट आउट करवाएंगे। सो आई होप सो ये समझ आया। अब यहां पे हम यहां पे लिख देते हैं स्टेटस कोड, ठीक है, यहां पे हमने दे दिया है स्टेटस कोड क्या, 22। समझ गए बात को, ये इजी था। स्टेटस कोड हमारा क्या आएगा, 22, ठीक है। अब यहां पे हम आते हैं और अब ट्राई करते हैं कि क्या वो एरर हटा कि नहीं हटा, इसे सेव कर लो, ठीक है। और उसके बाद मैं यहां पे नेजम लिखता हूं, दोबारा से करते हैं इसको असेंबल। असेंबल क्या काम करेगा, हमारा जो कोड है असेंबली कोड, उसको मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करेगा और एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, मशीन लेवल कोड जिसमें लिखा होता है उसे ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम करते हैं ELF64, फॉर्मेट क्या है, ELF का 64 चाहिए मुझे, ELF64, और अपनी फाइल का नेम देते हैं hello world.asm-o। आउटपुट फाइल का नाम क्या रहेगा, hello world.o, ठीक है। मैंने पहले ही बोल चुका, एक्सटेंशन कोई मैटर नहीं करते, आप -o नहीं भी दोगे तो भी सेम है, बस पहचान के लिए देते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट फाइल है, इसलिए देते हैं यहां पे एक्सटेंशन। तो यहां पे एंटर करते हैं यहां पे, और अब आप देखोगे तो यहां पे ये फाइल पहले से थी, दोबारा ये रीराइट हो गई उसी के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे हम लिंक करते हैं, यानी कि जो हमारा कोड है उसको जो और नेसेसरी कोड है उसके साथ यहां पे लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, ताकि हमारा कोड लिनक्स समझ पाए, पढ़ पाए, ठीक है। तो यहां पे हम करते हैं LD hello world.o और इसके आउटपुट फाइल का नाम दे देते हैं hello world नाम से खाली, ठीक है। एंटर मारते हैं। अब यहां पे हम करते हैं hello world, एंटर मारते हैं। तो बताओ एरर आएगा कोई या नहीं आएगा, एंटर मारते हैं। तो अब आप देखोगे कोई सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया, हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट हो चुका है, सेम एज फाइनल प्रोडक्ट जैसे काम कर रहा था। समझ आया, सेम था बिल्कुल। तो सेगमेंटेशन फॉल्ट कब आता है, जब प्रोग्राम हमारा ऐसी जगह की जाने की कोशिश करता है जो है ही नहीं, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था, वो भटक गया था कि मैं जाऊं कहां, मैंने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां जाऊं। तो हमने क्या करा, यहां पे हमने एग्जिट ऐड कर दिया, हमने उसे बोल दिया जब तू ये काम कर लेगा तो यहां पे प्रोग्राम को एग्जिट कर दे। सो आई होप सो आपको असेंबली लैंग्वेज पसंद आई हो और हेलो वर्ल्ड लिखा तो आपको अच्छा लगा हो, देख के और करके अच्छा लगा, और आई होप सो आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करना अच्छे से, तभी आपको भी समझ आएगा। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू एंड गुड बाय।